नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। आपने उत्तराखंड में आपका स्वागत है। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को पुलिस की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर देने पर विवाद खड़ा हो गया है। वहीं इसकी भनक जैसे ही कांग्रेस को लगी तो मंत्री कौशिक पर तंज कसने का दौर भी शुरू हो गया। इस प्रकरण में उत्तराखंड पुलिस के प्रवक्ता नीलेश आनंद भरने ने बताया कि मामले में जांच कराई जाएगी, लेकिन अभी तक ये मामला सिर्फ गलती का लग रहा है। हालांकि जांच के बाद ही असल बात बताई जा सकती है। हालांकि प्रथम दृष्टया मामला गलती का ही माना जा रहा है। दरअसल सोमवार सुबह करीब 10:30 बजे हेलीकॉप्टर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक बागेश्वर के डिग्री कॉलेज के खेल मैदान में बनाए गए अस्थायी हेलीपैड पर उतरे। पिछली बार कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर 2 अधिकारियों के तबादले से सहमी पुलिस भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को पूरा प्रोटोकॉल देने की मंशा से पहले से ही मुस्तैद थी। पुलिस की टुकड़ी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी भूल गए कि वे अब मंत्री नहीं हैं। उन्होंने सहर्ष गार्ड ऑफ ऑनर स्वीकार किया, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। वहां उत्तराखंड के बागेश्वर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मदन कौशिक ने आगामी चुनावों को लेकर कहा कि बीजेपी सारे मिथक तोड़कर 2022 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से अपनी सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के 4 साल के काम और कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर चुनाव जीतेंगे। पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। बता दें कि इससे पहले बागेश्वर आगमन पर प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बाइक रैली के साथ स्वागत किया। कार्यकर्ता नगर से करीब 2 किलोमीटर दूर पार्टी जिला कार्यालय तक प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जुलूस के रूप में पहुंचे। पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कौशिक ने कार्यकर्ताओं के योगदान को याद करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत के बूते आज बीजेपी चरम पर है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जिला कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। हरीश रावत ने कहा कि सीएम तीरथ सिंह रावत के पास कम समय है, ऐसे में मुख्यमंत्री विकास कार्यों पर फोकस करने की जगह बेतुके बयान और उपदेश दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि टीआरएस फर्स्ट के कार्यकाल में जहां भाजपाइयों की मौज रही, वहीं टीआरएस 2 के कार्यकाल में दल बदलुओं की मौज है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर कोटद्वार विधानसभा की घोर उपेक्षा का आरोप लगाया। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अभी के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पर निशाना साधा है। वहीं उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री धन सिंह रावत ने पौड़ी पहुंचकर जिले के अधिकारियों को अहम निर्देश दिए। धन सिंह रावत ने बताया कि आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूती दी जाएगी, जिसके तहत अब प्रदेश की करीब 7200 ग्राम सभाओं में आपदा का प्रशिक्षण ग्राम प्रहरियों और महिला मंगल दल को दिया जाएगा। इसके साथ ही किसी आपदा के घटित हो जाने पर आपदा राहत कार्य में तेजी लाने के लिए पटवारियों के साथ साथ पुलिस कर्मियों को आपदा मोटर बाइक भी दी जाएगी। बाइक के जरिए पटवारी और पुलिस घटनास्थल पर समय पर पहुंच सकेंगे। वहीं जल प्रलय जैसी आपदा में रेस्क्यू करने के लिए एसडीआरएफ को मोटर बोट भी दी जाएगी। धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश की पहाड़ी क्षेत्रों की संवेदनशीलता को देखते हुए आपदा प्रभावितों को राहत दिलाने के लिए तमाम अस्पतालों को संपूर्ण सुविधा लैस बनाया जाएगा। 7200 ग्राम सभा है हमारे टोटल पूरे प्रदेश पर। हर ग्राम सभा में हम प्रशिक्षण भी कराएंगे और मुझे लगता है कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार हम अप्रैल के महीने में करने वाले हैं और जल्दी हम लोग भारत सरकार से भी मिलने वाले हैं। कुछ मानकों में भी हम शिथिलता इसमें देने वाले हैं और मैं कह सकता हूं कि अब सरकार ने आपदा के क्षेत्र में, जैसे हमने देखा होगा आपने कि रैणी गांव में जब आपदा आई तो पूरी सरकार जो है 10 घंटे में पूरे वहाँ इंतजाम कर दी गई थी। तो मैं कह सकता हूँ कि अब आपदा का पुनर्वास के लिए भी और आपदा से पहले क्या क्या हो सकता है इसके लिए। तो वहीं उत्तराखंड सरकार में सैनिक कल्याण और औद्योगिक विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उपनल से प्रदेश के मूल निवासियों को ही नौकरी दी जाएगी। पिछले दिनों हड़ताल में शामिल रहे किसी भी उपनल कर्मी को निकाला नहीं जाएगा। इस मामले में कमेटी गठित की गई है जो 10 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। दरअसल कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी
इंद्रमणि बड़ोनी चौक स्थित एक होटल में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों को सिडकुल के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। उपनल से जो भी नाम जाएगा वो यहाँ के मूल निवासी का होगा। उन्होंने कहा कि नारायण दत्त तिवारी सरकार के समय सिडकुल की स्थापना की गई थी, उसमें 70% नियुक्तियां उत्तराखंड वासियों को दिए जाने का प्रावधान किया गया था। सरकार की यही प्राथमिकता होगी कि इस नियम का सख्ती के साथ पालन किया जाए। उपनल कर्मी देखिए, ये हमारे लोग हैं, हमारे कर्मचारी हैं और इनका चिंता करना। और आपने देखा होगा कि शपथ लेने के चंद घंटों के बाद मैंने उपनल के एमडी को अपने कैंप कार्यालय में बुलाया था, क्योंकि उन्हें एक आदेश निकाल दिया था कि 5 दिन से अधिक जो कर्मचारी हैं उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और मैंने कहा कि मुझे आधे घंटे के अंदर, मैंने कितना टाइम चाहिए तुम्हें ऑफिस जाने में और उसको टाइप करके करने में? कह रहा साहब आधा घंटा। मैंने आधे घंटे के मुझे आदेश चाहिए और आधे घंटे के अंदर हमने उस आदेश को वापस करवाया। हमने कैबिनेट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिसीजन दिया, एक समिति बनाई चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, और 10 दिन के अंदर जो है वो रिपोर्ट देगी और एक सार्थक परिणाम देगा। सैनिकों के लिए क्या भूमि खरीद में और कोई रजिस्ट्री में छूट ऐसा कुछ? नहीं, वो तो पहले से ही है, वो तो पहले से ही है। लेकिन हमने कहा नहीं कि हमने एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है सैनिक की समस्याओं को सुनने के लिए। हम जितने भी हमारे सैनिक विश्राम गृह उनको बिल्कुल मॉडिफाई करेंगे ताकि सारी सुविधाएं। प्रेम, सद्भावना, भाईचारा, मानवता, श्रद्धा और आस्था के प्रतीक झंडे जी मेले के कार्यक्रम मंगलवार से शुरू होंगे। पहले दिन दरबार साहिब के सज्जादनशीन श्री महंत देवेंद्र दास महाराज का संगतों के लिए हुक्मनामा दरबार साहिब के प्रतिनिधि सुबोध उनियाल हरियाणा के अराईवाला बड़ा गांव लेकर जाएंगे। वहीं अब तक झंडे जी पर चढ़ाए जाने वाले सनील गिलाफ की बुकिंग आगामी 2044 और दर्शनी गिलाफ 21-22 तक के लिए हो चुकी है। होली के 5वें दिन 2 अप्रैल को देहरादून स्थित दरबार साहिब में झंडे जी का आरोहण होगा। इसके लिए तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। मेला प्रबंधक समिति के व्यवस्थापक केसी जोयाल ने बताया कि कोरोना काल को देखते हुए प्रशासन और शासन को पत्र लिखकर आने वाली संगत के स्वास्थ्य जांच का अनुरोध किया गया है। संगत के खाने और ठहरने की व्यवस्था पूरी की जा चुकी है। उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा जाएगा। वहीं कुंभ मेले में संसाधन उपलब्ध न होने से नाराज चल रहे बैरागी अखाड़ों के संतों से मेला अधिकारी दीपक रावत ने बैरागी कैंप स्थित अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अणी अखाड़ा पहुंचकर मुलाकात की। मेला अधिकारी ने तीनों वैष्णव अणी अखाड़े के संतों से भूमि आवंटन को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बैरागी कैंप की भूमि को भविष्य में अवैध अतिक्रमण से संरक्षित रखने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा। हर दिन 15 दिन में कमेटी के पदाधिकारी और सदस्य बैरागी कैंप का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान श्री पंच निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष श्री महंत राजेंद्र दास महाराज ने कहा कि बैरागी कैंप क्षेत्र में बड़ी संख्या में अतिक्रमण व्याप्त है, जिसे तत्काल हटाकर वो भूमि बैरागी खालसों के लिए आवंटित की जाए। 300 से अधिक खालसों को अभी तक भूमि आवंटित नहीं हुई है, जिससे बैरागी संतों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। श्री पंच निर्वाणी अणी अखाड़े के अध्यक्ष श्री महंत धर्मदास और श्री पंच दिगंबर अणी अखाड़े के अध्यक्ष श्री महंत रामकृष्ण दास नगरिया महाराज ने कहा कि बैरागी संतों को हर साल में 2010 की तर्ज पर भूमि का आवंटन होना चाहिए। बड़ी संख्या में दिन प्रतिदिन बैरागी संत हरिद्वार आगमन कर रहे हैं, जिससे उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो कुंभ में पेशवाई और शाही स्नान के दौरान किन्नर अखाड़े के संतों को देखने के लिए उमड़ी भीड़ के बाद उनके प्रशंसकों की संख्या बढ़ रही है। अब किन्नर अखाड़े के आचार्य, महामंडलेश्वर और पीठाधीश्वर के चित्र भी कुंभ मेला में बनाए गए हैं। अभी तक पारंपरिक धार्मिक ग्रंथों के आधार पर साधु संतों के चित्र ही कुंभ मेला क्षेत्र में बनाए जा रहे थे, लेकिन अब श्रद्धालुओं को भारतीय संस्कृति और साधु संतों के तप से रूबरू कराने के लिए कुंभ मेला क्षेत्र में दीवारों, फ्लाईओवर की दीवारों और पिलरों पर चित्रकारी कराई जा रही है। वहीं देश विदेश से महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु रात को भी महाकुंभ थीम पेंटिंग का लुत्फ उठा पाएंगे। बता दें कि शंकराचार्य चौक से रात को गुजरने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए मायापुरी फ्लाईओवर की कुंभ थीम पेंटिंग आकर्षण का केंद्र है।
तो वहीं उत्तराखंड के लाल कुआं में शहर के बीचों बीच स्थित अंबेडकर नगर पार्क में ब्रजलाल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें अनेकों विशेषज्ञ चिकित्सकों ने लोगों की जांच कर उनको परामर्श दिया और निःशुल्क दवाई वितरण किया। इस अवसर पर हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर अजय पाल ने कहा कि हमारे हॉस्पिटल द्वारा प्रतिवर्ष कम से कम 25 शिविर क्षेत्र में लगाए जाते हैं, जिसमें मैदानी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र दोनों शामिल हैं। इन शिविरों में लोगों की मुफ्त जांच, परामर्श और मुफ्त दवाइयां वितरित की जाती हैं। उन्होंने कहा कि ब्रजलाल हॉस्पिटल की ओर से यथासंभव मुफ्त चिकित्सा शिविरों का क्रम आगे भी चलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने अगले 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी है। बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए शासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि समस्त श्रेणी की सेवाओं में हड़ताल पर रोक लगाई गई है। बता दें कि प्रदेश में 4 मई से उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, जबकि इससे पहले अगले महीने अप्रैल से प्रयोगात्मक परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, जिसे लेकर शिक्षा विभाग परीक्षाओं को कराने की तैयारी में जुटा है। वहीं कुछ शिक्षक संगठनों की ओर से लंबित मांगों को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। इन संगठनों का कहना है कि उनकी लंबित मांगों की लगातार अनदेखी की जा रही है। यदि जल्द ही मांगें नहीं मानी गई तो संगठन से जुड़े शिक्षक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। तो यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें ब्रेक के उस पार भी जारी हैं। आप देखते रहिए आपन उत्तराखंड। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल यहां एक युवती ने खुद को नाबालिग बताते हुए 14 साल के किशोर पर रेप करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। हालांकि पुलिस तफ्तीश में मामला ही पलट गया। पुलिस का कहना है कि युवती ने किशोर पर झूठे आरोप लगाए थे। साथ ही बताया कि युवती ने ही किशोर का यौन उत्पीड़न किया है। फिलहाल पुलिस ने युवती को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। साथ ही दावा किया है कि ऐसा पहला मामला सामने आया है जब पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम में किसी युवती को गिरफ्तार किया हो। एक महिला ने एक व्यक्ति पर यह आरोप लगाया कि उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए और जिसके कारण वो प्रेग्नेंट हो गई। इसमें जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये पाया गया कि जो महिला है वो तो बालिग है, लेकिन वो जो व्यक्ति जिस पर वो आरोप लगा रही है वो घटना के समय नाबालिग था। तो जो पोक्सो एक्ट है वो जेंडर न्यूट्रल है, ये पुरुष और महिला पर बराबर अप्लाई होता है। तो इस आधार पर जो विधिक प्राविधान है उनके अनुसार उस महिला के विरुद्ध कार्रवाई की गई और पोक्सो एक्ट के अंतर्गत उसको। विषम भूगोल और 71% वन भूभाग वाले उत्तराखंड में इस मर्तबा सर्दियों से ही जंगल लगातार धधक रहे हैं। अब जैसे जैसे पारा उछाल भर रहा है उससे चिंता अधिक गहराने लगी है। वैसे तो जंगलों की आग के लिहाज से समूचा राज्य ही संवेदनशील है, मगर इसमें 11% वन क्षेत्र ज्यादा संवेदनशील है। इसे देखते हुए वन महकमे की ओर से वन क्षेत्रों की संवेदनशीलता के हिसाब से ही वहां मानव संसाधन और उपकरणों की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही फायर वॉचरों की संख्या बढ़ाने की तैयारी है। तो वन प्रहरियों, वन पंचायतों, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों का सक्रिय सहयोग भी जंगलों में आग पर नियंत्रण में लिया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 पर ही गौर करें तो आग के लिहाज से राज्य में अति उच्च और अधिक संवेदनशील वन क्षेत्र 11% क्षेत्र में फैला है। सर्वेक्षण में भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि 21.66% वन क्षेत्र मध्यम संवेदनशील है, जबकि 67.25% कम संवेदनशील। इससे साफ है कि समूचा उत्तराखंड ही वनों की आग के दृष्टिकोण से संवेदनशील है। वर्तमान की तस्वीर देखें तो पिछले साल अक्टूबर से जंगल लगातार धधक रहे हैं और इनमें भी पर्वतीय जिलों के जंगल ज्यादा शामिल हैं। तो वहीं लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के बागजाला में टूटी पाइपलाइन ठीक न होने के चलते लोगों के सामने पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है।
वहीं लोगों को पानी के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों की समस्याओं को देखते हुए आरपीआई पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य ने जल संस्थान के उच्च अधिकारी से बात कर टूटी पाइपलाइन को बदलवाया, जिससे बागजाला में पीने के पानी की जो समस्या थी वो दूर हो गई है। इसके बाद स्थानीय लोगों ने जल संस्थान और सरकार के प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। इधर आरपीआई पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पाइपलाइन के टूटे होने के कारण कई लोग पीने के पानी की कमी झेल रहे थे। करीब 300 परिवार पानी की कमी की समस्या से दो चार हो रहे थे, लेकिन अब पाइपलाइन ठीक होने के चलते ये समस्या दूर हो गई है। हमारे गांव में कई समय से कई 1-2 हफ्तों से पेयजल की बड़ी समस्या हो रही थी, जिसके लिए हमें दूर दूर भटकना पड़ रहा था। पानी के लिए इधर उधर से पानी ला रहे थे। फिर हमारे गांव के पूर्व प्रधान श्री यशपाल आर्य जी द्वारा प्रयास किया गया। उनके द्वारा जो गांव में लाइन वो पाइप की कमी थी, प्लास्टिक के पाइप पड़े थे, उनके द्वारा लोहे के पाइप मंगवाए गए, वो डलवाए गए और एक बड़ा सा एक वो मंगवाया गया वाल, वो डलवाया, तब जाके हमारे उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण फिर से पैर पसार रहा है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 104 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड में मरीजों की संख्या 98,552 हो गई है। हालांकि प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या में कमी आई है, लेकिन एक्टिव केस की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सोमवार को 11,732 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं हरिद्वार में सबसे ज्यादा 43, देहरादून में 36, नैनीताल में 8, ऊधम सिंह नगर में 9, पिथौरागढ़ और टेहरी में 3-3, पौड़ी और उत्तरकाशी में 1 मरीज सामने आया है। तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा में राज्य मंत्री रेखा आर्य ने महिलाओं के विशेष घोषणा की है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा है कि महिला सौभाग्य योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और जच्चा बच्चा के लिए विशेष किट की व्यवस्था की जा रही है। राज्य मंत्री ने आगे कहा कि इस विशेष किट के लिए 17 करोड़ 50 लाख रुपए के बजट की व्यवस्था की गई है और जल्द ही इसे कैबिनेट में पास करवाया जाएगा। गर्भवती महिला और उसकी बच्ची के लिए एक व्यवस्था हम लोग दे रहे थे, जिसमें हमने जच्चा बच्चा दोनों के लिए एक किट तैयार कर रहे थे, जिसमें उनके वस्त्र से लेके सैनिटरी पैड से लेके डायपर से लेके लंगोटी से लेके तेल साबुन लोशन पूरा और उनके हाइजीन से लेकर सब चीज़ों की एक जो है सामानों की एक किट बनाई गई थी और जिसके लिए बजट में भी हमने 17 करोड़ 50 लाख की व्यवस्था करी है। आप शीघ्र तीरथ जी के नेतृत्व में जो है इस योजना को महिलाओं तक पहुँचते हुए देखेंगे। बहुत जल्दी ये कैबिनेट में आएगा और महिलाओं को ये योजना से। तो वहीं उत्तराखंड के कई इलाकों में सोमवार को मौसम खराब रहा। राजधानी देहरादून में सुबह से ही तेज हवाएं चलती रहीं, जहां बादलों और धूप का आना जाना लगा रहा, जिसके बाद यहां हल्की बारिश भी हुई। मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में ऊंचाई वाले कई स्थानों पर सोमवार और मंगलवार को बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। वहीं मैदानी क्षेत्रों में तेज हवाएं चल सकती हैं। बता दें कि राज्य मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने अलर्ट जारी किया है। गौरतलब है कि मौसम विभाग के अनुसार 30,000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी की संभावना है, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के चमोली में हुए हादसे में अभी भी मानव अंगों के मिलने का सिलसिला जारी है। आज डिडोली नंदप्रयाग के पास अलकनंदा नदी से एक मानव अंग बरामद हुआ है। आपको बता दें कि अभी तक कुल 76 शव और 35 मानव अंग अलग अलग स्थानों से बरामद किए गए हैं, जिसमें से 44 शवों और 1 मानव अंग की शिनाख्त की जा चुकी है। वहीं जिन शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है, उन शवों के डीएनए संरक्षित किए गए हैं। उत्तराखंड के तहसील विकासनगर क्षेत्र के डाकपत्थर रोड पर उपजिलाधिकारी और जिला खनन अधिकारी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध खनन सामग्री के भंडारण पर छापेमारी की। बता दें कि ये कार्रवाई उपजिलाधिकारी और जिला खनन अधिकारी वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में की गई। वहीं उपजिलाधिकारी ने कहा कि भंडारण की पैमाइश कर ली गई है। हालांकि मौके पर कोई स्वामी नजर नहीं आया, लेकिन मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। थी कि यहाँ पर ये नवाबगढ़ एरिया में कई जगहों पर अवैध भंडारण हो रखा है। खनन जो खनिज मटेरियल है
तो उसके संबंध में आज छापेमारी की गई है। तो यहाँ पर ये पता नहीं लग पाएगा किसके द्वारा ये किया गया है, और ज़मीन भी यूजेविनेल की है। तो उसके संबंध में हम अभी ये सारा माल जब्त कर रहे हैं। जितने भी पॉइंट्स में हम अभी चेकिंग करेंगे, और भी आगे हैं, तो सभी को जब्त करके और अपनी सुपुर्दगी में लेके फिर इसको हम नीलामी के लिए लगाएंगे। और ये अवैध भंडारण पे हम इसी तरह। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हॉग डियर की गणना की जाएगी। गणना का काम 22 मार्च से शुरू होगा और 24 मार्च तक चलेगा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर राहुल का कहना है कि हॉग डियर एक महत्वपूर्ण हर्बीवोरस प्रजाति है जिसकी संख्या कम हो रही है, इसलिए उनकी मॉनिटरिंग की जानी है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हॉग डियर जो है इम्पोर्टेंट हर्बीवोर स्पीसीज है। लगातार इसका मॉनिटरिंग किया जाता है और कई बार ये भी संभावना व्यक्त की जाती है कि जो हैबिटेट में लगातार चेंज हो रहे हैं उसके कारण हॉग डियर्स की संख्या कहीं कम भी हुई है। तो इसको ध्यान में रखते हुए 22 से 24 के बीच में हॉग डियर गणना का कार्य कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में किया जाएगा। इसमें ढिकाला, झिरना को सम्मिलित करते हुए सभी क्षेत्र जहां पर हॉग डियर की प्रेजेंस है या हॉग डियर होने की संभावना है, उन सभी लोकेशंस पे हॉग डियर गणना का कार्य 22 से 24 मार्च के बीच निर्धारित प्रोटोकॉल। वहीं सितारगंज तहसील के लेखपालों के द्वारा कार्य बहिष्कार कर दिया गया है। आपको बता दें कि लेखपालों ने सीनियरिटी को दरकिनार करने का आरोप लगाते हुए 2 दिन के लिए काम का बहिष्कार कर दिया है। वहीं जब लेखपालों से कार्य बहिष्कार करने का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जो पर्वतीय क्षेत्रों में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्हें तहसीलदार और नायब तहसीलदार के पद पर बैठा दिया गया है, जो कि न्याय उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी सीनियरिटी को दरकिनार किया जा रहा है। लेखपालों का कहना है कि नियम यह है कि सबसे पहले लेखपाल से कानूनगो से नायब तहसीलदार और फिर तहसीलदार बनने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कोई भी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कानूनन वो नायब तहसीलदार और तहसीलदार बनने के पात्र नहीं हैं। संघ के लेखपाल भाई हैं, उनको कांगो की ट्रेनिंग कराने के बाद, कांगो बनने के बाद उनको नायब तहसीलदार ना बना के अदर सोर्स से नायब तहसीलदार की पोस्टिंग की जा रही है, जो कि नीति के खिलाफ है। और इस संबंध में हमारा ये कहना है प्रशासन को, इस 2 दिन के धरने से, कि हमारे कांगो जो ट्रेनिंग करके आ चुके हैं, इनकी 3 साल की सेवाएं पूरी हो चुकी हैं, उनको नायब तहसीलदार या तहसीलदार बनाया जाए। लेकिन इनके द्वारा प्रशासनिक कर्मचारियों को जो बिना ट्रेनिंग वाले हैं, उनको ज्ञान नहीं है, उनको नायब तहसीलदार बना दिया जा रहा है। इससे हमारे बीच में रोष व्यक्त हुआ पड़ा है। तो आप लोग उत्तराखंड में फिलहाल के इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।